वंदे मातरम डेस्टिनी 144 पे आप और प्रधानमंत्री की हमारी खास सीरीज चल रही है पॉलिटिकल साइंस में। दोस्तों, अंतिम क्लास तक हमने देखा था कि इंदिरा गांधी का जो शासनकाल रहा वो 1964 से लेकर 1977 तक रहा। जब उनके शासनकाल में जब दूसरी बार आपातकाल है, उनके शासनकाल में दूसरी बार, और कुल कौन से नंबर का था? वो तीसरे नंबर का था। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की स्क्रिप्ट में जाएंगे, जो हमने उस क्लास में पढ़ा वहीं से कनेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा, राष्ट्रीय आपातकाल 1975, ठीक है। यहां से हम आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। तीसरा आपातकाल था ये, तीसरा आपातकाल था। यानी तीसरा राष्ट्रपति शासन, ठीक है। कौन सी तारीख जो इसके लिए थी? 25 जून 1975 को ये लगा। क्यों लगा? इसके वजह क्या थी? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति इसका कारण थी। उस वक्त जब ये लगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा, उस वक्त भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। प्रेसिडेंट थे उस वक्त के। और इस आपातकाल के दौरान क्या हुआ कि जो विरोधी थे, जो सरकार के विरोधी थे, जो अपोज कर रहे थे, उनको जेल में डाला गया। एक प्रकार से इसको काला कानून भी कहा गया। बहुत से लोगों ने संज्ञा दी। जयप्रकाश नारायण जो उस वक्त के बेहतरीन गांधीवादी नेता रहे, उन्होंने काफी सरकार की आलोचना की। तो बहुत बड़े लेवल पे ये राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में, लगभग पूरे देश में ये फैला। और ये किसके शासनकाल में था? श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में था। ये कौन से नंबर का था? तीसरे नंबर का। तारीख आप याद रखेंगे 25 जून 1975 को। आंतरिक अशांति इसका कारण फखरुद्दीन अली अहमद भारत के प्रेसिडेंट थे। तीसरी आपातकाल, दूसरा आपातकाल लगा था, वो भी इंदिरा गांधी के समय में लगा था। हमने पिछली क्लास में बताया था 1971 में भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के मध्य युद्ध था, उसमें शामिल हो गया था, इसीलिए वो आपातकाल लगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी के शासनकाल में ऐसा क्या हुआ और जो हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो। दोस्तों, यहां पर एक बेहतरीन क्वेश्चन आएगा और प्रत्येक राज व्यवस्था की एक परिधि में उसको समेटा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, ये कौन किसके शासनकाल में हुआ? श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976। अब इस संविधान संशोधन में क्या क्या चीजें हुई, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य सिलेबस करवाना, कोर्स करवाना नहीं है, या ऐसा स्पीड में सब कुछ चल रहा हो ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल डीपली डिटेल में हर एक फैक्ट्स को पढ़ना, उसको बताना सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस वक्त राष्ट्रपति शासन था देश में। आपको हमने बताया कि 25 जून 1975 से ही राष्ट्रपति शासन लग गया। तो राष्ट्रपति शासन था, 42वां संविधान संशोधन। इसमें सबसे बड़ी बात कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथ निरपेक्षता, एंड नंबर 3 अखंडता। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों,
जब भारत का मूल प्रस्तावना था तब उसमें ये तीनों शब्द नहीं थे। मूल प्रस्तावना जब जो ओरिजिनल जो प्रियम्बल था वो 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को जो मूल प्रस्तावना था वो तो पारित कर दिया गया, लेकिन उसी प्रस्तावना में कुछ संशोधन किए गए और वो शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। और प्रत्येक आपने जब हम एनसीईआरटी की बुक्स देखते हैं, स्कूल में बुक्स देखते हैं, उसके पीछे जो पीछे पेज पे, लास्ट वाले पेज पे, कवर पेज पे जो प्रियम्बल हमारे देश के लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण परंतु संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को आज संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं। इसमें 3 शब्द ये आए हैं और तीनों शब्द कब जोड़े गए? 1973 में जोड़े गए। समाजवादी शब्द जो है ये बेसिकली रूस की जो अर्थव्यवस्था है उसका मूल द्योतक है। तो कहां से लिया गया? रूस से, यूएसएसआर से। ठीक है, सोवियत संघ रूस से लिया गया। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि कोई भी राज्य मतलब राष्ट्र, यहां पर राज्य शब्द का भी संदर्भ राष्ट्र ही है। कोई भी राष्ट्र किसी भी एक पंथ को बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि उसके लिए सभी पंथ समान है, वो सभी पंथों का समान रूप से आदर करेगा, समान रूप से सम्मान करेगा। ठीक है, तो भारत का कोई भी एक पंथ नहीं है, भारत सभी पंथों को बढ़ावा देता है, भारत सभी पंथों का सम्मान करता है, चाहे वो वैष्णव पंथ हो, चाहे वो शैव हो, चाहे वो शाक्त हो, चाहे वो मुसलमानों में शिया, सुन्नी, वहाबी, वोरा, या फिर ईसाइयों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो फिर आप बौद्ध में हीनयान, महायान, फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक नई शाखा नवयान 1956 में उन्होंने दिया। तो तमाम चीजें रही हो, धार्मिक रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल रूप से आप याद रखिए, धार्मिक रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक पंथ निरपेक्षता, अखंडता का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी जमीन का टुकड़ा भारत से अलग नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, किसी भी स्थिति में भारत से कोई भी जमीन का टुकड़ा बाहर नहीं किया जाएगा। आगे की बात करते हैं। इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति के कहने पे जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इस कमेटी के कहने पर कौन क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में है? तो भाग 4 का क और इसी क के अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, तो भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति कहने पे जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति कहने पे जोड़े गए। कौन से देश से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? रूस से। यहां रूस का सीधा सा मतलब है सोवियत संघ रूस से। देखिए, जब हम रूस की बात करें, अगर 1990 से पहले की रूस की बात करें तो इसका सीधा सा मीनिंग ये होता है कि सोवियत संघ रूस की बात की जा रही है। अब देखिए आगे कि कितने मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो जब बनाए गए थे उस वक्त जोड़े गए थे, तब उनकी संख्या थी 10 और मूल रूप से संख्या थी 10 और वर्तमान में 11। मूल रूप से संख्या थी 10, वर्तमान में है 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 11 मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसका संबंध शिक्षा से है।
86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन द 2002 और किससे संबंधित रहा है? एजुकेशन से यानी शिक्षा से संबंधित रहा। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11, मूल रूप से थी 10। और मौलिक कर्तव्य होते क्या है, इस पे भी हम बात करते हैं। देश में रहने वाले प्रत्येक आम नागरिक के देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रगीत का सम्मान करना, राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करना, राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण करना, राष्ट्र महापुरुषों का सम्मान करना, राष्ट्रीय पर्वों को मनाना, शामिल होना। और शिक्षा को लेकर भी इस प्रकार से मौलिक कर्तव्य है। शिक्षा का यहाँ सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अनुच्छेद 21 क्या ये कहता है कि प्रत्येक माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है कि बच्चों को शिक्षा दें और बच्चों का एक मूल रूप से बच्चों का अधिकार है। किसका में साफ तौर पर लिखा गया है कि बच्चों का अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करें, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे। फिर आप अगर 45 में देखते हैं उसमें भी शिक्षा के बारे में, और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसी बात को सामने लाता है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य का सीधा सा मतलब है राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ावा देना, राष्ट्र के महापुरुषों का सम्मान करना, राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्ति उसकी रक्षा करना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, राष्ट्रीय स्मारकों का सम्मान करना। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रशिया से लिए गए। आगे हम बात करेंगे इसी 42वें संविधान संशोधन में और क्या क्या चीजें रही दोस्तों जो हमें जानना जरूरी है। लोकसभा का कार्यकाल और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा का आमतौर पर कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा की संरचना में परिचय कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में। आर्टिकल 81 किससे संबंधित है? लोकसभा से। लोअर हाउस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में निम्न सदन भी कहते हैं, लोगों का सदन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में उसके कार्यकाल को कितने वर्ष का कर दिया गया? 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष का कर दिया गया। सवाल यह आता है कि भारत का ऐसा कौन सा सदन है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? तो भारत का ऐसा कोई सा भी सदन नहीं है वर्तमान में जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का हो। राज्यसभा का आप सोचोगे सर राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस, एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, और उसमें भी 1/3 यानी 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह कोई दूसरे आते हैं। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 में जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वापस इसको घटा के 5 साल का कर दिया। तो कब लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 साल किया गया? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों, पटवारी एग्जाम में एक प्रश्न आया था इसी से संबंधित कि कौन सा संविधान संशोधन सबसे विवादास्पद रहा? 42वां संविधान संशोधन। तो सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन, सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन कौन सा? 42वां। क्यों हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि किनके कार्यकाल में हुआ? श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ और हम प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, तो इनसे जुड़े हुए तमाम तथ्यों को हम ध्यान में रख रहे हैं। अनुच्छेद 53 जब हम बात करेंगे तो उसमें एक साफ तौर पर लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और उसी से जुड़ा हुआ एक और अनुच्छेद हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 77 आगे हम पढ़ेंगे। 77 ये कहता है कि राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से प्रमुख होता है। राष्ट्रपति विभागों के बंटवारों के नियम बनाता है और विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। यहां पर समझना यह है दोस्तों कि
इस संविधान संशोधन 42वें में एक चीज डाली गई थी और वो ये थी कि प्रत्येक बात मानेगा प्रधानमंत्री की कौन? राष्ट्रपति। प्रत्येक बात, ठीक है, कुछ भी भेज दिया जाए तो प्रत्येक बात मानेगा। लेकिन इसको वापस बाद में हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे कि प्रत्येक बात मानने के लिए बाध्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री का सीधा सा मतलब होता है मंत्रिपरिषद, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो मुखिया एक प्रकार से यही होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की प्रत्येक सलाह मानेगा। ठीक है, ये कौन से संविधान संशोधन की बात की जा रही है दोस्तों? 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ 42वां, उसकी हम बात करें तो मूल रूप से मोटे मोटे तौर पर 42वां संविधान संशोधन देगा। आगे बहुत बड़ा है वैसे, और आगे भी हम संविधान संशोधन की पूरी क्लास लेंगे, उसमें आपको पूरा बताएंगे। आगे की बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन के बाद में और ऐसे ऐसे क्या कौन कौन से काम हुए थे इंदिरा गांधी के वक्त, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने चुनाव हारा था। ठीक है, चुनाव हारने वाली देश की पहली प्रधानमंत्री। ठीक है, चुनाव होने वाले देश की पहली प्रधानमंत्री भी कौन श्रीमती इंदिरा गांधी। मित्रों, यहाँ पे एक चीज आपको बताते हैं कि जब बात हम 75 की करें, सन 1975 के आसपास की या 74 की करें, तो उस वक्त इंदिरा गांधी के ऊपर केसेस भी चल रहे थे और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ जिस शख्स ने चुनाव लड़ा था, राजनारायण नाम था उनका, समाजवादी गुट से थे वो, और बाद में फैसला उन्हीं के पक्ष में गया। तो इंदिरा गांधी को 6 वर्षों तक राजनीतिक से दूर रहने के लिए कहा गया कि चुनाव नहीं लड़ सकती। इसके बाद में जून 1975 आते आते इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लगाया पूरे भारत में, और ये उसी कालखंड की बात है। तो चुनाव हारा इन्होंने बाद में, जब आपातकाल लगा उसके बाद में जब चुनाव लड़ा तो तब हारा। तो चुनाव आने वाली देश की पहली प्रधानमंत्री, और इसके साथ में जेल भी गई है ना, जेल में जाने वाली प्रधानमंत्री भी रही है। ठीक है, तो जेल में जाने वाली और चुनाव हारने वाली प्रधानमंत्री। 77 में जब भारत में चुनाव हुए, मार्च 1977 में जब चुनाव वापस हुए, तब एक अलग सरकार देखने को मिली और उस सरकार का नाम था देसाई सरकार, यानी मोरारजी देसाई। तो अगले प्रधानमंत्री की हम जब बात करेंगे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई दोस्तों, इनका कार्यकाल हालांकि ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहे, 1977 से 1979 तक। ठीक है, और एक ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले उप प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री भी रहे भारत के, तो इनके बारे में जान लेते हैं। पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री। ठीक है, पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व उप प्रधानमंत्री भारत के। सबसे बड़ी बात, मुंबई जब एक प्रांत हुआ करता था, जब गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र एक ही थे, जिसको हम सौराष्ट्र कह सकते हैं, या मुंबई प्रांत उसको बुलाते थे। मुंबई प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री, मुंबई प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री कौन? मोरारजी देसाई। भारत के पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री, मुंबई प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री, 10 बार भी इन्होंने बजट पेश किया, यानी सर्वाधिक बजट पेश करने वाले व्यक्ति, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति। कितनी बार? 10 बार।
कितनी बार दोस्तों? 10 बार। 6 बार वित्त मंत्री रहते हुए और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बजट पेश किया। अब तक सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति भी कौन? मोरारजी देसाई। आगे हम इनकी बात करें, पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो बिना कांग्रेस के समर्थन के बने, पहले ऐसे पीएम जो बिना कांग्रेस समर्थन से बने। कांग्रेसी तो थे ही पहले, क्योंकि कांग्रेस में तो थे, लेकिन कांग्रेस में थे, लेकिन जब 1977 में जब प्रधानमंत्री बने भारत के, तब ये कांग्रेस में नहीं थे, तब ये जनता दल में थे। अन्य जितने भी गठबंधन की इनकी सरकार थी उसमें अलग अलग दल थे, उन्हीं के समर्थन से बने। ठीक है, भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल 4 वर्ष में एक बार आता है, ठीक है, वो भी कौन? मोरारजी देसाई। कब? 29 फरवरी को। ठीक है, तो ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है इनके बारे में। और एक सबसे बड़ी बात जो हमने पहले भी कहा कि 44वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और वो 44वां संविधान संशोधन इन्हीं के शासनकाल में हुआ। और कब हुआ 44वां संविधान संशोधन? 1978। किनके शासनकाल में? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। इसकी सबसे बड़ी भूमिका इस संविधान संशोधन में से क्या क्या हुआ? सबसे बड़ी बात ये 2 चीजें याद रखनी है यहाँ पर कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर वापस 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, यानी लोकसभा का 6 वर्ष से वापस 5 वर्ष। पहला याद रखेंगे। नंबर 2 पे याद रखेंगे कि एक अनुच्छेद है 352, अनुच्छेद है 352 जो संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से। अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल कौन सी स्थिति में लगाया जाता है? कि अगर कोई देश भारत पर आक्रमण कर दे, नंबर 1। नंबर 2, भारत किसी दूसरे देश पर आक्रमण कर दे। नंबर 3, भारत 2 या 2 से ज्यादा देश युद्ध लड़ रहे हो या दुनिया युद्ध लड़ रही हो उसमें शामिल हो जाए। नंबर 4, भारत की जनता आंतरिक विद्रोह कर दे। तो नंबर जो 4 का जो पॉइंट है ना, कि नंबर 4 में जो है ना कि भारत की जनता आंतरिक विद्रोह कर दे, तो उसी से संबंधित है ये 352। मूल रूप से इस अनुच्छेद को लेकर यहाँ पे इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 352 में आंतरिक विद्रोह शब्द जो है ना, उसमें सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है, हथियारों के साथ। हथियारों के साथ विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह जिसको आप कहते हैं। अब देखिए, एक तो विद्रोह होता है कि आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, या आप कैंडल मार्च तो वैसे श्रद्धांजलि के रूप में निकालते हैं, आप कीजिएगा। आप किसी भी लेवल पे विद्रोह कर रहे हैं, आप पोस्टर विद्रोह कर रहे हैं, आप नारे लगा रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में हथियार है, आपके हाथ में ऐसे हिंसात्मक सामग्री है जिससे कि हिंसा हो सकती है। ऐसी स्थिति में, और वो भी पूरे ग्लोब है, आपकी नेशनल लेवल पे हम बात करें, तो अगर हथियार नहीं है तब 352 की कोई जरूरत नहीं। अगर जनता के पास हथियार है तब आप 352 लगा सकते हैं। ये याद रखना। ये कब जोड़ा गया? 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन था। दूसरी यहाँ पे एक और बात याद रखेंगे, इसी संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में एक शब्द जोड़ा गया था जिसको कहते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। इतने दिन हमने मंत्रिपरिषद हम सब सुन रहे थे, पहली बार यह शब्द आया मंत्रिमंडल। पूछा जा सकता है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द कितनी बार प्रयोग में लिया गया? एक बार। कौन से संविधान, कौन से अनुच्छेद में? 352 में। और उस शब्द का क्या मीनिंग है? मंत्रिमंडल। और उसका क्या अर्थ है? कैबिनेट स्तर के मंत्री। ठीक है, मंत्रिमंडल का मतलब होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री।
मंत्रिपरिषद का होता है, मंत्रिपरिषद का मतलब होता है सभी प्रकार के मंत्री, ठीक है। तो मंत्रिमंडल का मतलब होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो आप ये याद रखेंगे। इसके साथ में एक और चीज हमें याद रखनी है दोस्तों, इसी संविधान संशोधन में एक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। शुरुआत में जब संविधान लिखा गया तब ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, यानी मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था। वहां चैप्टर नंबर 3 में था और आर्टिकल था इसका 31, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। बाद में इसको शेड्यूल्स 9 में डाला गया, जब 1951 में शेड्यूल्स 9 बना उसमें डाला गया। उसके बाद में 1978 में तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें इसको वहां से उठाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 में डाला गया और एक संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार हो गया? विधिक अधिकार, यानी कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। बाकी की जो चीजें आपको 44 संविधान संशोधन बताई दिया हमने, तो मोटे मोटे तौर पे हमें ये 3-4 चीजें याद रखनी है। 44वां और 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप जरूर याद रखें। मोरारजी देसाई मुंबई प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व वित्त मंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। 29 फरवरी को उनका बर्थडे और 10 बार उन्होंने बजट पेश किया। 78 में इन्हीं के शासनकाल में संविधान संशोधन किया गया। कौन से नंबर का? 44वां, जिसके द्वारा जो किया गया वो आपको हमने बताया। दोस्तों ये एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके बारे में बीबीसी में एक बार उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा गया था कि ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहने का इनकी जो पीछे की वजह इन्होंने खुद ने बताई थी कि ये खुद का पैसा खुद पीते थे, यानी स्वयंभू थे और खुद का मूत्र ये ड्रिंक करते थे। ऐसा बीबीसी के एक जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा था कि आप इन्हें एनर्जेटिक कैसे रहते हैं, तो इन्होंने उसका रीजन बताया। यहां पर ये भी एक प्रश्न अच्छा बनता है दोस्तों कि क्या मोरारजी देसाई की जो एक अलग कांग्रेस थी वो टूटने का कोई एक क्या रीजन रहा? तो उसका सबसे बड़ा लगा कि इनका कुनबा बहुत बड़ा था और भानुमति का कुनबा हो गया था, बहुत बड़ा कुनबा हो गया था, जिसमें अलग अलग लोग जा रहे थे आ रहे थे। इसी हिसाब से इनका ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहे भारत के प्रधानमंत्री। तो 77 से 79 तक बने। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस सिलेबस करवाना बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी लेवल पे नहीं है, और न हम ऐसा चाहते हैं कि आपको सिलेबस करवाएं। बिल्कुल धीरे धीरे सब कुछ होता है, धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ हो, माली शीशे सुगड़ा ऋतुआई फल होए। दोस्तों मोरारजी देसाई के समय 2 उप प्रधानमंत्री थे, एक थे बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, और एक थे चौधरी चरण सिंह। बाबू जगजीवन राम सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट मंत्री भारत के, सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट मंत्री। देश आजाद हुआ तब से कैबिनेट मंत्री मरे जब तक, नंबर 1। और दलित समाज से थे, दलित समाज से थे। चौधरी चरण सिंह किसानों का मसीहा इनको कहा जाता है। बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने मोरारजी देसाई के बाद में, ठीक है। बाबू जगजीवन राम का नाम आप याद रखें, सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट मंत्री। 1937 में जब भारत में चुनाव हुआ लोकसभा का पहली बार, 1935 भारत संसद अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव, तभी ये मंत्री बने और उसके बाद में लगातार मंत्री रहे। दोस्तों इन्हीं की पुत्री मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है और भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है। इन्हीं की बेटी है मीरा कुमार। 2009 से 2014 लोकसभा में स्पीकर, ठीक है।
कहां से ये चुनाव उन्होंने जीता था? सासाराम से। कहां से? सासाराम से। सासाराम वो जगह है बिहार में जहां पर शेरशाह सूरी का मकबरा है। किसका? शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी वही फरीद शेरशाह सूरी जिसने हराया था हुमायूं को। आपने पढ़ा होगा मध्यकालीन भारत में 1540 का जो दशक रहा, 1530 का जो दशक रहा, शेरशाह सूरी के इतिहास से भरा हुआ है। तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा। सासाराम से मीरा कुमार सांसद बनी 2009 से 2014 तक लोकसभा स्पीकर। इन्हीं के पिताजी भारत के उप प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था बाबू जगजीवन राव, सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट मंत्री। ये जिस व्यक्ति के शासनकाल में उप प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई, और इनके समय दो उप प्रधानमंत्री थे, एक का नाम था चौधरी चरण सिंह। 23 दिसंबर को इन्हीं के जन्म पर किसान दिवस मनाते हैं, ये याद रखेंगे। इनके बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो मोरारजी देसाई के बाद में अगले प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह बहुत ही प्रसिद्ध किसान नेता। चौधरी चरण सिंह 1979 से जनवरी 1980 तक रहे। ठीक है, किसान नेता आप लिखेंगे सबसे पहले। देखिए किसान नेता ये इन्हीं के बेटे हैं, एक जिनका नाम है अजीत सिंह, जिनकी भी यूपी में एक पार्टी भी है। तो किसान नेता रहे, किसानों के बहुत बड़े मसीहा माने जाते हैं। 23 दिसंबर को इनकी जयंती पर किसान दिवस। ठीक है, आगे बात करेंगे। 23 जनवरी को इनकी जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है। एक भी बार संसद नहीं गए और विशेष रूप से लोकसभा में नहीं गए। बात लोकसभा की होगी यहां पे। ठीक है, तो एक बार संसद में गए। 23 दिसंबर में जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का नाम किसान नेता रहे और 1980 आते आते 1980 जनवरी 1980 तक इन्होंने भी अपने पद छोड़ दिया। और इसके बाद में फिर से भारत की प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप देखते रहे नेशनल नेक्स्ट 44। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आगे की भी और भी क्लास हमारी लगेगी। इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स हमारे द्वारा होगी। इसके साथ में इंडियन हिस्ट्री विजय समाज से पढ़ाएंगे। भूगोल की स्थिति से भी हमारी बात हो चुकी है और अन्य जो विषय रहे हैं उनको भी हम धीरे धीरे आपके सामने ला रहे हैं। तो आपको अब करंट अफेयर्स और इको हम लेके आएंगे और साथ में विजय जी इंडियन हिस्ट्री लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।